बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। रैलियां, जलसे जुलूस, तकरीरें और छुट्टी, बस ये है यौम कश्मीर। वजीर आजम साहब मुल्क संभाले, मसला कश्मीर खुद ब खुद हल हो जाएगा। उधर वाले भी उनके, इस तरफ वाले तो हैं ही उनके। अपनों के झुरमट में बनने वाली कमेटियां इख्तिलाफ का शिकार, मुज़ाकरात न जाने कब शुरू होंगे। मौलाना समीउल हक ने भी कमाल कर दिया। कहते हैं तालिबान पाकिस्तान के दस्तूर का दिफा कर रहे हैं, तो क्या फौज और हुकूमत झक मार रही है? मौलाना जवाब दें। तालिबान से मुज़ाकरात बचाने के लिए अमेरिका ने ड्रोन हमले महदूद कर लिए। 1 माह से कोई हमला नहीं हुआ, मगर इस दौरान दहशतगर्दी की हद कर दी गई। पाकिस्तान की अफसरशाही ने इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर मिलने वाली इमदाद के क्या क्या गुलछर्रे उड़ाए। एक सहाफी की रिपोर्ट चौंका देगी। सुनता जा, शर्माता जा। पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब जाहिद हुसैन ने अपने ताज़ा आर्टिकल में लिखा है कि हुकूमत की कमेटी के तमाम मेंबरान का झुकाव तालिबान की तरफ है और तालिबान की नामजद करदा कमेटी पर तो ये शक ही नहीं किया जा सकता कि वो तालिबान के हमदम और हम ख्याल नहीं होंगे। इसके बावजूद दोनों कमेटीज की तरफ से मुज़ाकरात का शिराजा बिखरना भी शुरू हो गया है। अपने इस आर्टिकल में जाहिद हुसैन साहब ने हुकूमती कमेटी के एक रुकन जनाब रहीमुल्लाह यूसुफज़ई की ज़ात और उनके ख्यालात पर कोई रायज़नी नहीं की। इस फ़कीर का भी यही तज्ज़िया है कि रहीमुल्लाह यूसुफज़ई की खैर और गैर जानिबदारी शुकूक व शुबात से बालातर है। ताहम जाहिद हुसैन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि चूंकि दोनों कमेटीज कमोबेश एक तरह और ख्यालात के हामिल अफराद पर मुश्तमिल हैं, इसलिए रूल ऑफ गेम यानी फैसले करने का इख्तियार हुकूमत के हाथ से निकलकर तालिबान के पास चला जाएगा। जनाब जाहिद हुसैन का ये तज्जिया उनके कॉलम शाया होने के सिर्फ चंद घंटों के अंदर ही दुरुस्त साबित हो गया। पहले तो तालिबान की कमेटी सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस जाने से इनकारी हुई। इसके बाद मामला यहाँ तक बढ़ा कि मौलाना समीउल हक ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान के आइन पर अमल दरामद की जंग तालिबान लड़ रहे हैं, जबकि हुक्मरानों ने आइन को पामाल किया। और हमारे तालिबान भाई जो कबाइल में हैं, वजीरिस्तान में हैं, उनकी जंग भी कोई अपने मफादात के लिए नहीं है। वो यही आजादी की जंग लड़ रहे हैं, वो हमारी जंग लड़ रहे हैं। 65 साल से हुक्मरान आइन को पामाल कर रहे हैं। तालिबान लड़ रहे हैं कि आइन पर अमल करो, कहते आइन नहीं मानते। वो कहते तुमने आइन का मसख कर दिया, फेंक दिया। गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि शरीयत के निफाज के बगैर अमन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि हमारी अदालतें सेकुलर कानून के तहत चल रही हैं, इन्हें इस्लामी कवानीन के ताबे लाना होगा। शरीयत का निफाज बुनियादी तकाजा है जिस पर बहस की गुंजाइश ही नहीं। दूसरे लफ्जों में तालिबान की कमेटी अपनी शराइत पर मामलात को यूं आगे बढ़ाएगी तो हुकूमत के पास कहने को क्या रह जाएगा। ऐसी सूरत में जब एक फरीक हावी हो तो क्या मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? ये पूछते हैं पीपल्स पार्टी के तर्जमान और साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब कमर ज़मान कायरा से। कायरा साहब, जो शराइत सामने आ रही हैं तालिबान की कमेटी की, उनसे तो लगता है कि तमाम दौरे अब तालिबान हिला रहे हैं। और समझ साहब, ये मुज़ाकरात का अमल ऐसा अमल नहीं है कि कोई थर्ड फोर्स किसी ने मुज़ाकरात की टेबल सजाई हो और सबको कहा हो कि आप टेबल पे बैठ के बात करो। नॉर्मली ये होता है कि कोई ताकतवर फोरम जो है या दुनिया के अक़वाम में अगर कोई लड़ाई होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा हो गया, अमेरिका हो गया या कोई और ममालिक हुए, वो दोनों अतराफ़ को इस बात पे कहते हैं कि आप बैठ के बात कर लें। उनकी कोई कंडीशनलिटीज़ हो तो वो वाज़े कर देते हैं। यहाँ पे हुकूमत ने मुज़ाकरात को एक स्टेप के तौर पर लिया और एक अच्छा कदम था, सब ने इसको सपोर्ट किया। उसमें डिले हुई जिससे अभाम बढ़ते गए और आज ये सूरत हाल हुई है कि एक कमेटी बनाई गई जो गवर्नमेंट की तरफ से है। उस पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, किसी फ़र्द पे, सारे अफराद पे हो सकते हैं, लेकिन हम सब ने कहा कि जी बिस्मिल्लाह, आप कहा क्या बनाइए, आगे बढ़िए। तालिबान की तरफ से जब कमेटी अनाउंस हुई तो पहले तो इस पर बहुत सारी चमकोइयाँ हुई कि ये कौन सी अलाइनमेंट वाज़े हो रही है। दूसरी बात कि उस कमेटी से मौलाना फजलुर रहमान साहब के नुमाइंदे, उनका नाम अखराज कर लिया गया। उन्होंने कहा हम इसमें शामिल नहीं होंगे और इमरान खान साहब ने कहा मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। कि दोनों अहबाब जो बेसिकली पॉलिटिकल हैसियत रखते हैं, ताकतवर हैसियत रखते हैं, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, इन्होंने मुज़ाकराती अमल से बाहर निकल के उस कमेटी को गैर मोतबर कर दिया। हुकूमती कमेटी ने कहा जी पहले हमें फैसला तो कर लेने दे, पता तो चले कमेटी का फाइनल मैंडेट क्या आता है। फिर तालिबान की तरफ से कहा गया कि ये कमेटी हमारे लिए काबिल कबूल है। अब देखिए ना, उस कमेटी में जो 3 जमातें बैठी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई चौथी जमात शामिल कर लीजिए,
जमात इस्लामी है, समीउल हक साहब हैं, लाल मस्जिद वाले साहब हैं और मौलाना फजलुर रहमान, ये तो सारे ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर एक ख़ास तरह की शरीयत के हामी हैं। तालिबान भी यही चाहते हैं कि ख़ास तरह की शरीयत नाफिज की जाए। अब उस शरीयत के नफाज के लिए रास्ता कौन सा इख्तियार किया जाएगा? पहले तो बंदूक का रास्ता, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया। अब तशद्दुद का रास्ता जो है, अगर उससे निकलने की कोई बात की जा रही है तो फिर अब आइन का रास्ता इख्तियार किया जाने की कोशिश की जाएगी। मैं समझता हूँ इससे कोई बेहतरी नहीं आएगी। इससे पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बड़े फ्रिजाइल हमारे जो सेक्टेरियन इशू है, हमारा जो फ़िरका वाराना इशू है, इसको और इम्बैलेंस होगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी एक फ़िका के मानने वाले लोग नहीं है। और ये जो हमें कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा, कुरान और सुन्नत के निज़ाम के ऊपर अहले तशरीह का अपना नुक्ता नज़र है, अहले सुन्नत का अपना है, देवबंदी अपना सोचते हैं, जुब्रेलवी अपना सोचते हैं, और ये एक इत्माम हुज्जत के तौर पर यह बात की जाती है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के ऊपर सबका इत्तेफाक है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अब इशू ये आ गया है कि अगर ये कंडीशनलिटीज़ उनकी तरफ से आना शुरू हुई है तो ये अफसोसनाक है। देखिए उसामा, मैं समझता हूँ, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि कमेटी के लोगों को, भले वो हुकूमती हो या तालिबान की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, उनको मीडिया को फेस नहीं करना चाहिए। उनको आप तो बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, आप तो उनसे सवाल करेंगे, उनको अवॉइड करना चाहिए जब तक वो अभी बैठे नहीं हैं। अभी तक उन्होंने बैठ के कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं की, अभी एक दूसरे के सामने अपना अपना एजेंडा नहीं खुला, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बने, और उन्होंने मीडिया में जाके गुफ्तगू शुरू की है, जिससे हम बढ़ गए हैं। अब मैं नहीं समझता कि इसको वाइंड अप, इसको वापस कैसे लेके आएंगे। अल्लाह करे को रास्ता निकले। शरीयत की निफाज की बातें दीगर जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन समीउल हक साहब ने तो आज यहाँ तक फरमा दिया कि आइन की अमलदारी की जंग तालिबान लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है समीउल हक साहब शायद वो जो तालिबानी शरीयत है उसको आइन कह रहे हैं, आइन पाकिस्तान को आइन नहीं कह रहे, क्योंकि अगर वो आइन पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं तो फिर हुकूमत, अपोजिशन, ये पार्लिमान, ये सारा मीडिया, ये अफवाज, ये सिपाह, ये पूरा पाकिस्तान जो है, ये तो फिर गैर ये किसी और आइन की बात कर रहे हैं। मौलाना समीउल हक साहब जो है, मुझे अफसोस है इस बात के कि लोगों का कत्लेआम हो रहा है, बच्चियों के स्कूल तबाह किए जा रहे हैं, इमाम बारगाहों पे हमले हो रहे हैं, मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, 60,000 पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह कर दी गई है, और वो इनका दिफा कर रहे हैं। और अगर अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज बैठी है, उनका इनखला नहीं होता तो तब तक पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। भाई पाकिस्तान को उन अफवाज से क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के? और ये भी याद रखिए कि उधर अफगान सदर ने जो बात कही है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जी अमेरिका दुश्मन है, मैं उनको समझाता हूँ अफगानों का खून ना बहाएं, और तालिबान हमारे दोस्त हैं। इस तनाज़ुर में देखिए ये बातें जा कहाँ रही है, मामला उलझता जा रहा है। मैं समझता हूँ ये हुकूमत की नेक नीयत से कोशिश होगी, लेकिन ये कोशिश जो है ये अपने 12 वर्ष होने से पहले ही, ये बल्कि इसका तो नुक्ता आगाज़ ही नहीं आया और अभी से ये फेलियर की तरफ चली गई, ये बड़ी बदकिस्मती होगी। अमन को मौका जो है ये ज़ाया नहीं होना चाहिए, और इस मुज़ाकराती अमल को गैर मोतबर किया है इमरान खान साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने। मैं उनसे गुजारिश करूंगा आपके जरिए कि वो इस अमल में शामिल हो, वो अपने कद काठ को ये ना कहें कि हम बड़े लीडर हैं, हाँ होंगे बड़े लीडर, लेकिन आप अपनी लीडरशिप को बाद में देखिए। आज पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है, हमारे लोगों का खून बह रहा है, उस खून को रोकने का मसला है, और आप सबसे बड़े दाई हैं उसके। लिहाजा अब आपको आगे बढ़ के इस अमल में मुदाखलत करनी चाहिए। और ये दोनों अहबाब देखें ना सामा साहब, अगर कोई किसी के साथ उसके ऊपर ट्रस्ट करता है तो जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए वही कोई बात मनवा सकता है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों अहबाब जिन पर ट्रस्ट किया गया है, इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात करते हुए उनसे बातें मनवाने की पोजीशन में होंगे, बाकी लोग शायद ऐसी पोजीशन में ना हो। तालिबान की कमेटी की जो शराइत सामने आ रही हैं वो तो बड़ी सख्त सी हमें महसूस हो रही हैं, कैसे अमल होगा। खासतौर पे मौलाना अब्दुल अजीज कह रहे हैं कि जो अदालती निज़ाम है पाकिस्तान का वो सेकुलर है, जब तक इसको नहीं खत्म किया जाता मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते, 1% भी अमल नहीं हो सकता। देखिए उसामा, मसला ये है मेरे भाई, मौलाना अब्दुल अजीज साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने लाल मस्जिद वाला सारा कजिया खड़ा किया था। ये तो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, ये तो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, ये तो अपनी ख़ास तर्ज की फ़िक्र नाफज करना चाहते हैं। आपको वो सीना अपने ज़हनों में रखने चाहिए। जब हमारी बच्चियाँ हाथों में लाठियाँ लेके और जत्थों की सूरत में जाके
इस्लामाबाद शहर के अंदर मुख्तलिफ घरों में, मार्केटों में उन्होंने जाके कहा कि हम ये काम नहीं होने देंगे, हम अपनी मर्जी का निज़ाम का नाफज करेंगे। मुसल्ला अफराद ने यहाँ पे फौज और पुलिस के साथ बाकायदा पूरी हंगामा राई की। उन्होंने कहा जी हम ताकत के जोर पे, यानी बजरिया जबर, वो कहते हैं हम अपनी खास फिका को नाफज करेंगे। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ऐसा मुल्क जिसमें 30% के करीब शियट्स हैं, जिसमें 55% के फीसद के करीब सुन्नी हैं, जिसमें देवबंदी भी हैं, जिसमें बरेलवी भी हैं, मेजॉरिटी बरेलवी हैं, जिसमें अहले हदीस और वहाबी भी हैं, जिसमें अक़लीतें भी हैं, ऐसे मुल्क के अंदर आप किस फिका को नाफज करेंगे? इस्लामी निज़ाम किसी शरीयत, किसी फिका के तहत नाफज होनी है। जो सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक नहीं होंगे और जो ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल का कजिया खड़ा किया जा रहा है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात के ऊपर सारी फिका के लोग उसको नहीं मानेंगे। एक नया ड्रामा शुरू होगा, एक नई खेल शुरू होगी जो किसी तरफ लगेगी नहीं। आखिर में ये बताइए कि एक तरफ तो कहा गया कि कोई शराइत नहीं है, हुकूमती कमेटी की कोई शराइत सामने ना आई, तालिबान की कमेटी की आ गई हैं, खासतौर पर यह कहना जब तक शरीयत नाफिज नहीं होती 1% भी मुज़ाकरात को तालिबान नहीं मानेंगे। तो फिर ये जो सख्त शराइत है, इसके बाद हम क्या कहें कि आगाज से पहले ही अंजाम तक पहुंच गए मुज़ाकरात? मुझे बड़ा अफसोस है उसामा, मुझे बड़ा अफसोस है। देखिए ना, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चले गुनाहगार मुसलमान से ही, आप मुसलमान हैं, मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं, परफॉर्मर हैं। सवाल ये है कि हमें भी अपने दीन से, अपने रसूल से, अपने खुदा से बहुत इश्क और बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मैं अपना नुक्ता नज़र ताकत के जोर पे दूसरे पे नाफज करना चाहूँगा, तो दूसरे को भी ये हक होगा को अपना नुक्ता नज़र मुझ पे ताकत के जोर पे नाफज करे। यही लड़ाई का बायस होता है। और मौलाना समीउल हक साहब से हमें तवक्को ये थी कि वो आइन और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे या वो जमहूरी अमल पे यकीन रखते हैं, वो इस अमल को ठंडा करेंगे, वो तालिबान को समझाएंगे, वो हमारे ही भाई हैं, वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर बैठे हैं, उनको इससे मना करेंगे। लोग तो ये सोच रहे थे जी कि अफवाज के बड़े नुकसान हो बैठे हैं, कंपनसेशन कैसे होगी, या शायद फौज इस पे कहे जी कि हमारी बड़ी शहादतें हो गई। ये तो मामला वहां तक गया नहीं। हम तो कह रहे थे कि जी वजीर आजम को उन्होंने मैंडेट दिया है, सब उनके साथ है वजीर आजम साहब के, और वजीर आजम ने, सच्ची बात है, मैं गवर्नमेंट का वकील नहीं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत प्रेशर रेजिस्ट किया है। चौधरी निसार साहब ने इस मामले में बड़ा प्रेशर लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि अपनी जमात का भी, अपोजिशन का भी, आपका भी, हमारा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करेंगे। ये एक आसान रास्ता था, लेकिन पहले लेट हुआ और अब जो इसका कजिया खुला है। और मैं समझता हूँ कि तालिबान की कमेटी को गैर मोतबर करने में इमरान खान साहब का अपना नाम विड्रा करना और मौलाना फजल रहमान साहब का अपना नॉमिनी विड्रा करने से वो कमेटी गैर मोतबर हुई है और ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है जो स्टार्ट से ही हमें गड़बड़ नजर आ रही है। अल्लाह करे, मैं दुआ गो हूँ, मुझे उम्मीद तो उससे कोई बड़ी तवक्को नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दुआ गो हूँ, अल्लाह करे आइन के अंदर रहते हुए कोई अफाम तफहीम का रास्ता निकल आए। साबिक़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात कमरुज़्ज़मान कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो शराइत ख्वाहिशात सामने आ रही हैं तालिबान की कमेटी की, उस पर अमल दरामद करवाना पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान के लिए बस की बात नजर नहीं आ रही। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। तालिबान से मुज़ाकरात बचाने के लिए अमेरिका ने ड्रोन हमले महदूद कर लिए। 1 माह से कोई हमला नहीं हुआ, मगर इस दौरान दहशतगर्दी की हद कर दी गई। पाकिस्तानी हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात कर रही है। इन मुज़ाकरात को बचाने के लिए अमेरिका ने ड्रोन हमले महदूद कर दिए हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ड्रोन हमले पाकिस्तान की दरखास्त पर रोके गए हैं। पिछले बरस जब पाकिस्तानी हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज किया था तो ड्रोन हमले में हकीमुल्लाह महसूद मारा गया था, जिससे मुज़ाकराती अमल सबोटाज हो गया था। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले को मुज़ाकरात पर हमला करार देते हुए अमेरिका से ताल्लुकात पर नजरसानी का इंदिया दिया था। मुज़ाकरात का यह अमल फिर शुरू है और अब अमेरिका ने ड्रोन हमले महदूद कर दिए हैं। 25 दिसंबर 2013 के बाद से कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। 2 साल में यह दूसरा मौका है कि जब ड्रोन हमलों में लंबा वक्फा आया है। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि अमेरिकी इंतजामिया ने टीटीपी के खिलाफ ड्रोन हमले रोके हैं, मगर अल-कायदा के जंगजुओं के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करेगा। ड्रोन हमलों का बंद होना मुज़ाकराती अमल के लिए नेक शुगुन होना चाहिए था, क्योंकि तालिबान अगर किसी चीज से खौफजदा है तो वो ड्रोन ही है। ड्रोन का डर तालिबान को एक जगह मिल बैठने नहीं देता। तालिबान के बड़े बड़े कमांडरों की मौत इसी ड्रोन के हाथों हुई है। बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, वली रहमान, मौलवी नज़ीर, इलियास कश्मीरी, इस्मतुल्लाह शाहीन, वली महसूद, कारी जफर, नेक मोहम्मद, सब के सब ड्रोन का ही शिकार हुए।
तो अब ड्रोन से बेफिक्र तालिबान को यकसू होकर मुज़ाकरात करने चाहिए थे, मगर इस बेफिक्री में दहशतगर्दी की हद कर दी गई। नए साल का आगाज कोयटा में खुदकुश धमाके से हुआ। 9 जनवरी को कराची खुदकुश धमाके में एसएसपी चौधरी असलम को शहीद कर दिया गया। जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की। 3 दिन बाद अमीर मकाम पर कातिलाना बम हमला हुआ, जिसमें 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। एएनपी के रहनुमा की टारगेट किलिंग हुई। जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की। पेशावर के तबलीगी मरकज में धमाके से 8 नमाजी शहीद हो गए। 19 जनवरी को दहशतगर्दों ने बन्नू में फौजी काफिले को निशाना बनाया, 20 एहलकार शहीद हुए। जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की। 20 जनवरी को जीएचक्यू के करीब खुदकुश हमले में 7 फौजी जवान शहीद हुए। 31 जनवरी को आवरान में एफसी काफिले को बम से निशाना बनाया गया। 2 फरवरी को पेशावर सिनेमा में 2 धमाके हुए। कल पेशावर होटल में खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 10 अफराद की जान चली गई। कराची में रेलवे ट्रैक पर 2 धमाके हुए, जिससे एक बच्ची जाम भाग और मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी को ड्रोन हमलों का रद्दमल करार दिया जाता रहा है। सवाल यह है, अब ड्रोन हमलों में कमी के बाद दहशतगर्दी में कमी क्यों नहीं आई? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी। शहजाद चौधरी साहब, कहा तो ये जाता था ड्रोन हमले रुकेंगे, दहशतगर्दी में कमी होगी, लेकिन ड्रोन हमले कम हो रहे हैं, दहशतगर्दी उसी तरह है, क्यों? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इसको जोड़ा गया, लेकिन हम शुरू से कह रहे थे कि ये फॉल्सली जोड़ा जाता है। और ड्रोन जो हैं वो वाकई तालिबान या उन तमाम ग्रोहों के लिए जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान या पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में ऑपरेट कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा रहा है और अमेरिका की हद तक उनका सबसे इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म भी रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान भी हमेशा ये चाहता रहा है कि ड्रोन्स का कंट्रोल भी उसको मिल जाए और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी मिल जाए। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है अमेरिका के लिए भी, तो वो इसको ज़ाहिर है कि इस वक्त किसी और मुल्क को देने की पोजीशन में नहीं है और ना ही वो देना चाहते हैं। इससे साबित दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अमेरिका पिछले ख़ास तौर पर, ओबामा साहब की एक रिसेंट स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी हमसे, यानी अमेरिका से, कि ड्रोन्स हमले कम से कम तर किए जाएं या ना किए जाएं, स्पेशली इस क्रिटिकल पीरियड में जबकि मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसका पहली बात तो ये हुआ कि इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ने वाकई एक ऐसी रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ओबामा को की थी जब ये गए थे, और उसका उन्होंने नोटिस भी लिया और उन्होंने कोशिश की है कि इसको जहाँ तक हो सके हम इसको फॉलो करें। नंबर 2, वाकई में वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं या जो तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं ये नतीजा खेज हों, और इसके लिए उन्होंने कोई ऐसा अमल नहीं किया या नहीं करना चाहते जो कि इन मुज़ाकरात के अंदर किसी किस्म का तातुल का बायस बने। तीसरी जो मैं चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, इसके बावजूद कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इस वक्त अपना रिस्ट्रेंट शो किया है और ख़ास तौर पे पिछले चंद अरसे से कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई फिर भी इतना बड़ा जो उनका मेन, जिसको वो कहते हैं कि प्राइम टारगेट्स, अगर उनमें से कोई नज़र आ गया, चाहे वो ऐसा हो आदमी जो कि नंबर 2, 3 जिसकी कि हेड मनी बहुत लगी हुई है और उनके अलकायदा के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है या उनके अपने टारगेट लिस्ट के अंदर आता है, तो फिर वो बाहर सूरत उसको निकाल देंगे, चाहे वो उसको जिस तरीके से भी निकाल लें। तो हमें ये भी नहीं एज्यूम कर लेना चाहिए कि ड्रोन हमला कभी भी नहीं अमेरिका करेगा, लेकिन उस वक्त बहुत रिस्ट्रेंट से काम ले रहे हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान के चाहते हैं, नज़र आता है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो सके। अगर ये बात है तो फिर जो पिछले 3 दिन से जो हमले हो रहे हैं पेशावर में या बाकी जगह के ऊपर, ये कौन करवा रहा है? क्योंकि अब तो तालिबान इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। तो इसलिए ये 2-3 ऐसे मखमसे और सवालात हैं जिनको कि बाहर सूरत हल होना है और इसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी का तयन होना लाजमी है, वरना इसके बाद फिर बहुत से ऐसे गोस्ट हमारे वो टारगेट्स आ जाएंगे, उनके नाम लिए जाएंगे। तीसरी कुव्वत है, चौथी कुव्वत है जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात को ख़राब कर रही है, जबकि अभी तक तालिबान और पाकिस्तान की रियासत आमने सामने दूबदू भी नहीं हुए, जो कि एक बहुत लाजमी अमर है किसी भी मुज़ाकरात का आगे निकलने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। अगर ड्रोन हमला किया जाता है, किसी अलकायदा के रहनुमाओं को अमेरिका निशाना बनाता है, तो फिर क्या होगा? बड़ी साफ और शफाफ बात है। पाकिस्तान को बड़ा इस वक्त रियासत को और जो टीम मिलेगी उसको ये बावर करा देना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है अमेरिका के ड्रोन्स के ऊपर। अगर अमेरिका ड्रोन जिस तरीके से इस्तेमाल करता रहा है, अभी ऐसा कुछ पीरियड रहा जिसके अंदर के उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अगर उनको ऐसा कोई टारगेट नज़र आ गया जो उनके अपना डिक्लेयर टारगेट है, उनकी टारगेट लिस्ट के अंदर है और बहुत हाई हेड मनी है उसके ऊपर, तो वो उसको निकाल देंगे। ये बड़ा साफ और शफाफ हमें पता होना चाहिए और तालिबान को भी पता होना चाहिए। हमारा उसके ऊपर ना हम उनको कहते हैं करो और ना हम उनको रोक सकते हैं कि ना करो, क्योंकि उनकी जंग अभी तक जारी है 2014 में। अगर हम पाकिस्तानी रियासत का हिस्सा हैं, यानी तालिबान अपने आप को पाकिस्तानी रियासत का हिस्सा समझते हैं, तो फिर हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है। फिर हमें कोई हीले बहाने नहीं ढूंढने पड़ेंगे कि मुज़ाकरात तातुल का शिकार क्यों हो जाते हैं।
ये बताइए, जुंदुल्ला ने जिम्मेदारी कबूल की सिनेमा पर धमाकों की, उस पर तालिबान ने कहा है कि उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया जुंदुल्ला से, ये अच्छा हुआ है? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी है आपकी, और ये जो डिक्लेरेशन हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जुंदुल्ला का ताल्लुक आमतौर पर CIA से मिलाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यानी रियासत और तालिबान तो हम तो मिलकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तीसरी कुव्वत CIA/ जुंदुल्ला की शक्ल में नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात हो। अब ये इसकी हकीकत कहाँ तक है, ये किसने डिक्लेयर किया, जुंदुल्ला की एग्जिस्टेंस कहाँ पे है या नहीं है, वो वहाँ से बलूचिस्तान से उठ के जहाँ पर ईरान उनका सेंटर ऑफ फोकस था वहाँ से उठ के पेशावर में कैसे आ गए, या ये कि ये धमाके उसी तरीके से हो रहे हैं जिस तरह पहले हो रहे थे। लेकिन अब जो एक और एलिमेंट शरीयत के साथ साथ दूसरा आएगा वो ये कि अमेरिका के साथ तल्लुकात को ख़त्म किया जाए। अगर ये रिक्वायरमेंट है तो ये कौन करवा रहा है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कौन डिक्टेट करवा रहा है? पाकिस्तान के हक में है ये, तो पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट के तौर पर डिसाइड करना है, इन चीज़ों से डिसाइड नहीं करना कि जुंदुल्ला क्या डिक्टेट कराती है या CIA क्या कराती है या कोई तीसरा और हाथ जो कि इन सब के पीछे छुपा हुआ है और जो ये चाह रहा है। और हो सकता है तालिबानियों को खुदा जानता है, यानी आज वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, लेकिन क्या कि वही कर रहे हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। और इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे और दूबदू नहीं हो रहे और फेस टू फेस नहीं हो रहे, जबकि उन्होंने मौलाना समीउल हक और उनके 2 साथियों को मिला के पाकिस्तान की रियासत जो खुद से पहले से रियासत का हिस्सा है उनके साथ बिठा दिया। तो ये सब सवालात का जवाब आना चाहिए जब ये मुज़ाकरात शुरू हों, ताकि ये शफाफियत हो कि हम किधर को चल रहे हैं, चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, या एक ही जगह पे खड़े भाग रहे हैं और वी आर नॉट मेकिंग एनी प्लेस। साहब, ये जो हमले हम देख रहे हैं, मुज़ाकरात अभी तो शुरू नहीं हुए लेकिन बात तो चल रही है, उस दौरान भी हमले हो रहे हैं, हाल ही में हमले हुए हैं, आइंदा भी ये हमले जारी रहेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि हुकूमती कमेटी की जानिब से कि ये किसी तरह हमले रुकवा सके ये जो तालिबान की कमेटी, ऐसा हो पाएगा? 2 चीज़ें वाज़ेह होंगी। नंबर 1 ये कि तमाम के तमाम ग्रुप्स तालिबान के ज़ेर असर नहीं हैं, वो ये कहेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम पार्शल डायलॉग कर रहे हैं, पार्शल पीस को परसू कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम पार्शल पीस को ही परसू करेंगे, हम फाटा में ही पीस को परसू करेंगे, कम से कम फाटा में तो सुकून आएगा। उसके बाद ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में सुकून आ जाएगा। बलूचिस्तान अपनी जगह पे है, साउथ पंजाब अपनी जगह पे है, सेक्टेरियन अपनी जगह पे है, कराची अपनी जगह पे है। गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एनफोर्समेंट, ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जिनको के साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर ये सब के सब साथ नहीं चलेंगे तो फिर सिर्फ फाटा के डायलॉग से मामलात हल नहीं होने वाले, क्योंकि वो सिर्फ एक हिस्से को ट्रीट करेगा। दूसरा, ये भी हमें पता लग जाएगा कि क्या हमें ये पता लगना चाहिए और पता होना चाहिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि ये जो इस किस्म के धमाके हो रहे हैं उसमें क्या तालिबान का हाथ है, जो कि वो छुपके करवा रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि कुछ किसी और एजेंडा को भी डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये वाकई वो ग्रुप्स हैं जो कि तालिबान के असर में नहीं है। तो फिर उससे तालिबान का वेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। वो क्लेम तो करते हैं कि सब के सब उनके अम्ब्रेला के नीचे हैं, लेकिन साबित ये हो जाएगा कि सब उनके अम्ब्रेला के नीचे नहीं है। फिर पाकिस्तानी रियासत को भी पता लग जाएगा कि किस हद तक और किस तरह से उनसे बात करनी है, क्योंकि उनके पास जितना असर और रसूख है, जो लोग उनके असर और रसूख के नीचे हैं उन्हीं से बात हो सकती है। बाकियों से तो फिर पाकिस्तानी रियासत को या लड़ना पड़ेगा या फिर उनके लिए कुछ और करना पड़ेगा। इस सब के दौरान बड़ा अहम है अमेरिका का किरदार। जब अब ड्रोन हमले जो हैं वो महदूद किए जा रहे हैं, उस पर आपको क्या लगता है कि बाकी अमेरिका अब चाह रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो? खुद भी वो अफगानिस्तान से जा रहा है, मुज़ाकरात ही चाहता है वहां भी। 3 चीज़ें याद रखिए इस मामले में। हकीमुल्लाह महसूद जो था वो अमेरिका का एक टारगेटेड आदमी था। उसके बाद जब इसकी हिलाकत से पहले जब अमेरिकी एम्बेसडर चौधरी निसार साहब से मिला तो उसने चौधरी निसार साहब ने कहा कि आप हकीमुल्लाह को टारगेट ना कीजिएगा। उन्होंने कहा कि हम हरगिज़ ऐसा नहीं आपको कोई वादा दे सकते, हम टारगेट हकीमुल्लाह मिल गया तो हम उसको टारगेट ज़रूर करेंगे। ये उसकी अटैक और हिलाकत से पहले की बात है। तीसरा, जब नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए, वाशिंगटन गए अपने विजिट पे, तो उनको ख़ास तौर पे कहा गया कि अगर आपने हकीमुल्लाह को बचाना है तो सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे आप बात कर सकते हैं और वह जाके वाशिंगटन में बात कर लीजिएगा। वहाँ पे उनको एडवाइस दी गई कि ये इस बात को करना फजूल है। यानी इस हद तक हकीमुल्लाह एक वांटेड आदमी था जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक था, क्योंकि उसने इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार था, इसलिए क्योंकि उसने खोस्त में CIA के दफ्तर के ऊपर हमला करके अमरीकियों को मारा हुआ था जॉर्डेनियंस के साथ मिलकर। तो ये मामलात हैं, हमें इन हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए, इससे पेशतर कि हम अपनी अजम्पशंस या उसकी कंक्लूजन्स पे पहुँचें।
बहुत शुक्रिया आपका शहजाद चौधरी साहब। यानी अमेरिका अपने को देखेगा कि उसका फ़ायदा किस में है, और जब तक ये मुज़ाकरात होंगे या स्टार्ट होते हैं, जो भी होता है, हमले नहीं रुक सकते। दहशतगर्दी की कार्रवाई कोई ना कोई ग्रुप कर सकता है। ये हालात मुल्क में रह सकते हैं। न्यूज़ आर्मी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी बात यौम कश्मीर की, और बात करेंगे कि आखिर कश्मीर को आज़ादी किस तरह दिलाई जा सकती है। हमारे साथ में हर साल यौम कश्मीर पर रैलियां निकालना, जलसे जुलूसों का एहतमाम करना सियासी जमातों की मजबूरी बन चुकी है। हुकूमत की सतह पर छुट्टी का ऐलान और फिर एक छोटी मोटी तकरीब का इनेकाद, ये है हमारा यौम कश्मीर और कश्मीरियों से वफा निभाने की रस्म। सो हर साल की तरह ये रस्म आज भी अदा की गई। जमात इस्लामी, जमात उद्दावा और दीगर कई सियासी जमातों की रैलियां पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर रौनक अफरोज थी। आज दिफा पाकिस्तान कौंसिल इस्लामाबाद में कश्मीरियों से अपनी अखुवत और मोहब्बत का इजहार कर रही थी। एहसान अजीम आज़ाद कश्मीर के असम्बली पर हुआ। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ खिताब करते हुए कहा कि हम इस अहद की तजदीद करते हैं कि हम आज़ादी की जंग लड़ने वाले शहदा की कुर्बानियों को रायगान नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान इस खित्ते में अमन चाहता है, भारत के साथ अमन के लिए हर तजवीज़ को ज़ेर गौर लाने के लिए भी तैयार। अपने इस अहद की भी तजदीद करते हैं कि हम आज़ादी की जंग लड़ने वाले शुहदा की कुर्बानियों को रायगां नहीं जाने देंगे और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम है। जनाब वज़ीर आज़म, आपसे गुजारिश है कि हर तजवीज़ को गौर में लाने की इजाज़त आपको कोई देगा क्या? ऐलान लाहौर के बाद होने वाली रूह फरसा पेश रफ्ते हैं आप भूल गए? ये किस्सा तो चलिए पुराना है। अहद ताज़ा की वारदातें क्या हुई ये भी आपको याद कराना पड़ेंगी। कश्मीर के मुस्तकबिल से करोड़ों पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को मायूसी से दो चार जिन जबरदस्तों की मुहिम जोइयों ने किया वो अब भी अपने डॉक्ट्रिन पर डटे हुए हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर, टाइगर हिल, बस यही नहीं, दिखाने को और भी बड़े जख्म हैं। सितम ज़रीफ़ी उस औज की है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के नारे में मशरक़ी पाकिस्तान जाता रहा। गर्ज जनाब वज़ीर आज़म, पहले पाकिस्तान बचाएं, कश्मीर का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। क्योंकि जो आग यहाँ लगी है इन्हीं अफलातूनों की वजह से है जिन्होंने कश्मीर बज़ोर शमशीर का फलसफा देकर कश्मीरियों की सियासी और हक पर मबनी जिद्दोजहद को बारूद ज़दा बना दिया। हमारे सुकरातों की ज़हनी और फिक्री जौलानियों ने पाकिस्तान के माशी, समाजी और सियासी ढांचे को बर्बादियों से दोचार कर दिया। हमारा जुर्म ज़ईफ़ी बना जिसकी सजा मर्ग मफाजात के सिवा और कुछ नहीं। हमारे बुकरातों के होशरुबा मंसूबे और लाल किले पर झंडे लहराने के नुस्खों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जो अलाव हमने औरों के लिए भड़काया था वो अब हमें ही भस्म किए जा रहा है। जो गलती डल झील के किनारों पर हमने बर्पा की उसकी सजा हमें फाटा में मिल रही है। भारत के कश्मीरियों पर जुल्म मुसल्लिमा भी हैं और अक़वाम आलम की तरफ से तस्लीम शुदा भी, मगर भारत की होशमंदी और हमारी अफलातूनियों ने कश्मीरियों को तन्हा कर दिया है। पाकिस्तान बज़ोर शमशीर नहीं लिया गया तो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत बज़ोर क़ुव्वत किस तरह मिलेगा? हमें सिर्फ दो अमलियाँ तर्क करना होंगी।
जंग है तो फिर पूरी खुली जंग, हिकमत का रास्ता चुनना है तो फिर पहले अपनी कमजोरियां दूर करना होंगी। एटम बम तो है मगर कारखानों की चिमनियां बंद, रोटी कम, बेरोजगारी बहुत, यूं काम नहीं चलेगा। कश्मीर की आजादी के लिए पहले अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। इल्म और हिकमत, साइंस, टेक्नोलॉजी के मैदानों में खुद को मनवाए बगैर इज्जत नहीं मिलेगी। कश्मीर तो दूर की बात है मगर क्या हमारे रहबर और रहनुमा जुब्बा और पेंट कोट वाली सरकारें कौम को इस जानिब खड़ा करने को तैयार हैं, या हिकमत के नाम पर फरेब, सियासत के नाम पर धोखा और कौमी सलामती के नाम पर पेट पूजा, बगला गाड़ी के गोरख धंधे ही चलाए जाएंगे। जिस तरह कौम की हमदर्दियां कश्मीरियों के साथ हैं, आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते कई साल गुजर गए, तकरीबन 1 लाख लोग शहीद हो चुके हैं, 10,000 औरतों की इस्मत गिरी की गई, फौजियों ने की, भारतीय फौजियों ने, 1 लाख से ज्यादा बच्चे यतीम हो चुके हैं। आज तक आज़ादी नहीं मिल सकी कश्मीरियों को। हम हर साल यौम कश्मीर मनाते हैं लेकिन पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, अमन यहाँ पर नहीं है, दहशतगर्दी रोज बरोज बढ़ रही है। क्या इन हालात में हम कश्मीरियों को आज़ादी दिलवा सकेंगे? क्या हमने तारीख से कोई सबक लिया है? आज तक सिर्फ अखलाकी हमने उनकी जानिब से उनकी मदद की है, उनको हमदर्दियों तक का पैगाम तो पहुंचाया है, लेकिन मजीद कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या किया जा सकता है? और मकबूल जान साहब ये फरमाइए कि क्या हम पहले पाकिस्तान मजबूत करें फिर ही कश्मीर को आज़ाद करवा सकेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि कश्मीर को आज़ाद तो कश्मीरियों ने खुद करवाना है, और वो जिस तरह की जंग लड़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी एक हिमायत मौजूद है और सदियों से चली आ रही है। लेकिन मसला सारा यह है कि हमारे सियासतदानों ने जिस किस्म की सूरत हाल पैदा की है, आप देख लें, सियासतदानों के इलेक्शंस के दौरान उनके मंशूर उठा लें, उनकी तकरीरें उठा लें, उसके अंदर कश्मीर मौजूद है, उसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं, अमेरिका की दुश्मनी मौजूद होती है, उसके अंदर तमाम इस्लामी इत्तेफाक की बात मौजूद होती है। लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन जीत के सामने आते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल आ जाती है। 1972 से हमने कश्मीर के ऊपर कोई काम नहीं किया। 1972 के शिमला अकॉर्ड के बाद हमने उसका नाम लेना छोड़ दिया, हमारे निसाब की किताबों से निकल गया। हमारे यहाँ जो चीजें आई हैं वो तो आप अंदाजा करें कि 9/11 के बाद आई हैं, उसके मसाइल बिल्कुल और हैं और इसके मसाइल बिल्कुल और हैं। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर के बारे में जो एट्रॉसिटीज हो रही हैं उसके लिए किसने रोका है कि आप आलमी ज़मीर के ऊपर जाके उसको झंझोड़ें? किसने रोका है आपको कि आप मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करें? किसने रोका है कि आप दुनिया को बताएं कि हिंदुस्तान का चेहरा कैसा है? आपके मुंह में तो लफ्ज नहीं निकलते हिंदुस्तान के खिलाफ, लफ्ज निकालने से तो कोई नहीं रोक रहा आपको। आप मुद्दतों से आप मुझे ये बताइए कि कहां जाके आपने एजेंडा पेश किया है? एक अपार्थाइड का साउथ अफ्रीका का केस उठा लें, पूरे का पूरा साउथ अफ्रीका जो था और वो खड़ा हो गया था और पूरी कौम उसके साथ हो गई थी और उसके साथ लोग भी साथ हो गए थे और उन्होंने क्रिकेट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की बयान हो गई थी। ईस्ट तैमूर का मसला उठा लें, ईस्ट तैमूर के अंदर क्या हुआ था? क्या आप लोग खड़े हुए, इंटरनेशनल कम्युनिटी पहुंची, आजाद करवा दिया। सदरन सूडान के अंदर क्या हुआ? लोग खड़े हुए, उन्होंने इंटरनेशनल जमीर को कहा कि हम मारे जा रहे हैं, उसको आजाद करवा लिया। मिंदनाओ अभी फिलीपीन से आजाद हुआ है, मुसलमानों की जद्दोजहद थी, तकरीबन 100 साल लड़ते रहे। मसला सारा यह है कि लड़ने की बात नहीं है, आप एडवोकेसी तो करेंगे इसी जगह पे दुनिया में। लेकिन कमजोर जो है, जो खुद इंतशार का शिकार हो, फिरका वारियत हो, जहां वो किस तरह एडवोकेसी कर सकते हैं कश्मीरियों की? आप पहली बात यह है कि आप अपने मसाइल के लिए एडवोकेसी करते हैं, आप अपनी दुनिया के अंदर बाकी सारे मुआहदात साइन करते हैं। क्या आप किसी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन के सामने, किसी यूनाइटेड नेशंस के सामने, किसी बाकी जगह के सामने आप खड़े नहीं हो सकते? आप मुझे ये बताइए, भारत का इस वक्त सबसे ज्यादा मफाद जो है वो मुस्लिम ममालिक के साथ वाबस्ता है, उसके लोग वहां काम कर रहे हैं, उसकी तिजारत वहां पर मौजूद है, उसकी बाकी चीजें मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, कभी आपने किसी एक बुनियाद पर इमरजेंसी के तौर पे कहा कि कश्मीर में इस साल जो है इतने बंदे मर गए हैं, आइए ओएससी का इजलास बुलाएं, एक जमीर को झंझोड़े? आपको मैं बताऊं, लिबिया से लेके पाकिस्तान का मलेशिया तक लोग कश्मीर के नाम को और फलस्तीन के नाम को जानते हैं। हरम के अंदर दुआएं होती हैं, कौन सी ऐसी जगह, मैं लेबनान में गया, वहां दुआएं होती हैं। पब्लिक को पता है कि कश्मीर एक मसला है, हम एडवोकेट नहीं कर रहे। हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमने ना मुस्लिम उम्मा को जगाया, ना आलमी ज़मीर को जगाया। हम 5 फरवरी के बाद कल मीठी नींद सो जाएंगे। ये बताएं कि इसराइल जो है वो अगर अकेला मुल्क है, उसके साथ अगर अमेरिका खड़ा हो जाता है तो वो तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं वो वहां मौजूद रहती हैं, उन पर अमल नहीं होता। कश्मीर के लिए करारदादें तो मौजूद हैं,
क्या हमारी कमजोरी उन पर अमल नहीं हो सकता? आवाज उठाई जाती है लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि क्या हमारी कमजोरी है? बाकी मुल्क जो हैं वो तो सो रहे हैं, पाकिस्तान जो किरदार अदा करता है उस पर कुछ होता नहीं है। आप अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी 1980 के अंदर, आप उसके एलाई बने। आप उस दौरान कितनी दफा अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर की बात करने के लिए आपने कब कहा कि इस करारदाद को दोबारा मजबूत करो? अमेरिका को आपकी जरूरत पड़ी 2001 के अंदर, अमेरिका के आप एलाई बने, अमेरिका को आपको चप्पे चप्पे। जी सही, बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब। बहरहाल जिस औरिया साहब कह रहे थे कि आवाज़ उठानी होगी, वकालत सही तरह से करनी होगी कश्मीरियों की, और जाहिर है कि हमारा मुल्क मजबूत होगा तभी हम आवाज़ सही तरह से उठा सकेंगे। न्यूज़ में मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की अफसरशाही ने इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर मिलने वाली इमदाद के क्या क्या गुलछर्रे उड़ाए, एक सहाफी की रिपोर्ट चौंका देगी। सुनता जा शर्माता जा। दहशतगर्द बम धमाकों, खुदकुश हमलों की शक्ल में पाकिस्तानियों पर क़यामतें ढा रहे हैं। उनके गजब से अस्पताल महफूज है, ना मार्केटें और बाजार, मदारिस को अमा है, ना इबादत गाहों में खुदा के हुजूर सजदा रेज नमाजियों की जान बख्शी। दहशत है, दरिंदगी है, बर्बरियत है जो हर जगह रक्सा है। मगर सितम बालाए सितम यह है कि दहशतगर्दी का सदेबाब करने वाले भी इस कत्लो गारत में बराबर के शरीक हैं। गजब खुदा का जुल्म मुलाहिजा कीजिए कि दहशतगर्द पाकिस्तानियों को खून में नहलाते रहे, बारूद से उड़ाते रहे, आग से जलाते रहे, और इन्हें रोकने के नाम पर मिलने वाले फंड से पाकिस्तान की अफसरशाही गुलछर्रे उड़ाती रही। पिछली हुकूमत में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए करोड़ों रुपए का फंड जारी हुआ। इस फंड का इस्तेमाल तो दहशतगर्दी रोकने के इकदाम के लिए होना चाहिए था, और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदी जानी चाहिए थी, सिक्योरिटी आलात आने चाहिए थे। अगर ऐसा हो जाता तो यकीनन कई बच्चे यतीम होने से बच सकते थे, सुहागनें बेवा ना होती, माओं के लाल कटी पटी लाशों में ना बदलते, बाप को बेटों के जनाजों को कंधा ना देना पड़ता। मगर हिर्स के मारे बेहिस और बेजमीरों को इन बातों की भला क्या परवाह। अफसरशाही के काले करतूत देखें, कौम के खून पसीने की इस कमाई को अल्ले तल्लों में उड़ा दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर मिलने वाली यह रकम कहां कहां खर्च हुई, सुनकर कौम का खून खौलता है। अफसरों के किचन इस फंड से चलते रहे, अफसरान ने सदके के बकरे भी इसी फंड से खरीदे, 5 स्टार होटलों से खाने मंगवाए, बैरूनी दौरे किए गए, बड़े बड़े लोग और उनके रिश्तेदारों को तोहफे तहफ़ किए गए। एक मजहबी रहनुमा और एक सियासी रहनुमा की गाड़ी का किराया भी इसी फंड से अदा किया गया। एक पीर साहब के लिए फूल और मिठाइयां भिजवाई गई। आला अफसर का 4 लाख रुपए का फोन का बिल भी इसी फंड से अदा हुआ। अवाम की कमाई पर पड़ने वाले इस डाके की फहरिस्त तवील है, बस सुनता जा शर्माता जा वाला मामला है जिसकी तफसील आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़े बड़े नामों के नीचपन का भांडा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में नाम रखने वाले सीनियर सहाफी उमर चीमा ने फोड़ा है। उन्हीं से पूछते हैं कि कौमी खजाने में होने वाली इस लूट मार की खबर अरबाब इख्तियार को पहुंची भी है या फिर उनकी आंखों पर अभी भी गफलत की पट्टी चढ़ी है। उमर चीमा साहब क्या कहें, हैरानी होती है, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। उसामा, अब तो वैसे इस तरह की स्टोरीज़ करते हुए एक स्टेज थी कि जब एज ए जर्नलिस्ट हम बड़े एक्साइटेड फील करते थे कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल लेकर आए हैं, लेकिन अब तो बहुत दुख होता है और इस मुल्क पे रहम आता है कि जिसके पास कोई अच्छे लोग हुक्मरानी करने के लिए मौजूद नहीं हैं, और वही लोग जो कि ट्रेजिडीज़ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना जानते हैं वो इधर आके हुक्मरानी करते हैं। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं ये रहमान मलिक साहब के दौर की है, और जो कि अब वो फील करते हैं कि जैसे तालिबान और अवाम के दरमियान वो एक वाहिद रुकावट खड़े हैं, और वो बयान दे दे के बयान दाग के वो इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, लेकिन जो फ़ंड दहशतगर्दी के लिए मुख्तस किया गया वो सारा वो अय्याशियों पे लगाते रहे। और उन्होंने अपने ना सिर्फ अपने आप पे, जो अपने करीबी अजीज़ दोस्त थे, इवन के इनके अपने मोबाइल और उनकी बैटरियाँ और इवन के उनकी ज़ौजा का जेब खर्च, अपने दोस्त अहबाब जो बाहर से आ रहे हैं उनको मैरिट होटल में ठहराना, मैरिट होटल से घर के खाने, एक बिल में, सिर्फ एक बिल में घर के खाने 45 लाख के नहीं। उन्होंने एक बिल भेजा जी कि ये आपकी इनवाइसेज हैं, ये फ़लाँ टाइम पे आपने खाना मंगवाया, ये आप जो है बिल अदा करें। रहमान मलिक साहब के घर के बिजली के बिल 42 लाख रुपया पता नहीं कब के आउटस्टैंडिंग थे, गैस का बिल, और तो और जब ईद आई तो कुर्बानी के 4 बकरे मंगवाए रहमान मलिक साहब ने, और जो
कुर्बानी के बकरों के अलावा जो कसाब को जिन्होंने वो सारे बकरे बनाए उनको जो चार्जेस दिए वो भी काउंटर टेररिज्म फंड से। जो जर्नलिस्ट हैं उनको मिठाई और फूलों के गुलदस्ते मुख्तलिफ एम्बेसीज में, इवन जब वो बाहर जाते थे तो उधर भी, और इवन अपने जो भतीजे की शादी हुई तो जो भी गिफ्ट वगैरह दिए उधर से, प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी हुई गिफ्ट उधर से, प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी को और मिलिट्री सेक्रेटरी के भी आगे पीएस को। तो ये बड़े एक अफसोस की बात है। लेकिन उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि चले रहमान मलिक साहब की तो पहले भी शोहरत अच्छी नहीं है, अब यह है कि इसका करना क्या चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। क्या ये किसी और मुल्क में होता, ये इसी तरह होता कि इधर जो है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जब चौधरी निसार जैसे आदमी मौजूद हैं और वो इतने खामोश हैं, मुझे ये समझ नहीं लगती कि रहमान मलिक साहब ने उन्हें क्या चीज़ सुंगाई है। और वही स्टाफ के जो उस टाइम उनको फंड रिलीज करते रहे, चौधरी साहब ने उसी स्टाफ को उधर ही बिठाया हुआ है और ऑडिट वालों को रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा कि जिसकी बुनियाद पे इस सारी चीज का एहतसाब किया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लेटर लिखा है लेकिन चौधरी साहब भी खामोश हैं। पता नहीं रहमान मलिक साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है। पहले कहते थे कि एमकेएम वालों को वो राजी रख सकते हैं, अब तो लगता है कि वो चौधरी निसार साहब को भी उन्होंने राजी रखा हुआ है। किस तरह रखा हुआ है कोई इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब आप ये स्कैंडल सामने आए करप्शन का तो यही कहा गया था कि इसका ऑडिट करवाया जाएगा, देखा जाएगा किसने करप्शन की, वो कुछ नहीं हुआ। नहीं उसामा, उस पे कुछ नहीं हुआ। ऑडिट का ऑर्डर पहले एक रूटीन में ऑर्डर दिया गया था कोई 3-4 माह पहले जी कि वैसे कि ये फलां चीज़ का ऑडिट कर लिया जाए। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में डायरेक्टर जनरल ऑडिट ने 17 दिसंबर 2013 को एक लेटर लिखा जिसमें उसने लिस्ट दी कि फलां चीज़ें मुझे नहीं दी जा रही, ये रिकॉर्ड तक मेरी एक्सेस नहीं दी जा रही। सेक्रेटरी इंटीरियर को लेटर लिखा। मेरी स्टोरी जो मैंने जो रिपोर्ट किया है ये उसके 1 माह बाद आई है और उसके बाद भी मैंने ऑडिट वालों को पूछा कि क्या आपको रिकॉर्ड फ्राहम किया गया है, उन्होंने कहा कि नहीं किया गया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग फंड जारी करते हैं उधर कौन लोग बैठे हैं, उनका अपना प्रोफाइल क्या है। इस टाइम जो डीजी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल जिधर ये फंड जिनको दिया गया था और आगे वो चलाते रहे हैं, वो आजकल तारिक लोधी साहब हैं। वो पहले एक्टिंग DGIB थे और जब वो एक्टिंग DGIB थे तो उस टाइम कोई 50 करोड़ का सीक्रेट फंड IB का उधर से रिलीज हुआ था और उसका आज तक नहीं पता चला। और उसके बाद जो उनके बाद DGIB आए डॉक्टर शुएब सटल साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ भी इशू टेकअप किया कि ये अनऑथराइज्ड तरीके से तारिक लोधी ने ये फंड रिलीज किया है, उसका कोई एहतसाब नहीं हुआ। अब वही साहब जो हैं वो DG नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल हैं। इसके अलावा एक और साहब हैं फरीद साहब, उनका एक इलीगल तरीके से उनको अपॉइंटमेंट की गई है जो कि वो 20वें स्केल में है। प्राइम मिनिस्टर लेवल से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। उनका कोई पता नहीं कि किसने अपॉइंटमेंट की हुई है और इतनी देर से वही फंड रिलीज करते रहे हैं। और वो लोग सितम तरीफी की बात यह है कि ये रहमान मलिक साहब के दौर से चले आ रहे हैं और अभी तक मौजूद हैं और वो लोग रिकॉर्ड भी फ्राहम नहीं कर रहे और चौधरी निसार साहब बिल्कुल खामोश हैं। और वो आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता लगता कि उनके हाथ पांव किसने बांधे हुए हैं। रहमान मलिक साहब की तरफ से जवाब क्या है? नहीं, इन्होंने एक तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि रहमान मलिक साहब का मीडिया पे आज भी उतना ही इन्फ्लुएंस है जो कि पहले था और ये खबरें रुकवाने की भी कोशिश करते रहते हैं और बड़ी हद तक ये कामयाब भी होते हैं। दूसरी बात, इन्होंने ट्विटर पे ये बात की, इन्होंने कहा जी कि मुझे हैंग कर दिया जाए अगर मेरे पे ये चीज़ साबित हो जाए। मैं इनका जवाब दिया, मैंने कहा कि हैंगिंग की बातें ना करें, मेरे पास सारी चीज़ों की एविडेंसेस मौजूद हैं। फिर इन्होंने कहा जी कि मैं सियासत छोड़ दूंगा कि मेरे पे कोई चीज़ साबित हो जाए। तो मैंने कहा जी कि आप कब छोड़ेंगे, मैं तो आपको सबूत दे सकता हूँ, आप या तो बात करें। और फिर इन्होंने कहा जी कि नहीं, उमर चीमा जो है मेरी डिवीजन से बिलोंग करता है कि गुजरांवाला डिवीजन से और इसका मेरा कुछ जाती मामला। मैंने कहा कि मुझे ये भी आप पर उल्टा इल्जाम लगाने लग गए और अभी तक कुछ इस मामले का नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा सीनियर साहब हमारे साथ थे। एक स्कैंडल जो इन्होंने सामने लेकर आए हैं, अभी तक मौजूदा हुकूमत ने भी उस पर कुछ नहीं किया। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या किया जाता है। निज़ार देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।